एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज के एग्जीक्यूटिव हेड्स का से-रोज़ा इजलास 28 नवंबर ta 30 नवंबर 2008 हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किद हुआ। इस इजलास की मेज़बानी मुश्तरका तौर पर शहर हैदराबाद की दो मरकज़ी यूनिवर्सिटियों हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने अंजाम दी। इफ्तिताई इजलास हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत ओपन यूनिवर्सिटी यूके की वाइस चांसलर व एसीयू के जिम्मेदार बृंदा गौरले ने की। इब्तदाई इजलास में खैर मकदमी कलिमात मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर एएम पठान और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद एहतशाम हसनैन ने कहे। सेक्रेटरी जनरल एसीयू जॉन टैरेंट के अलावा मेहमान खुसूसी चेयरमैन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन प्रोफेसर सुखदेव थोराट ने भी इफ्तिताई इजलास को मुखातिब किया। पेश है इस प्रोग्राम की कुछ झलकियां। For the next few days, we hope to learn from colleagues all over the world. हमें उम्मीद है कि हम दुनिया भर से आने वाले मुख्तलिफ माहिरीन से टेक्नोलॉजी की तरक्की और इंटरनेट के जरिए आला तालीम के मेयार को बेहतर बनाने के बारे में मालूमात हासिल कर सकेंगे और तालीम को आम करने के नए तरीक़ेकार से वाक़फियत भी हासिल करेंगे। तारीखी शहर हैदराबाद का ये इजलास मुझे उम्मीद है कि समरावर साबित होगा, जहां पहले ही से आला मियारी तालीमी इदारे काम कर रहे हैं। But also a city known, I am told, as Cyberabad, for the presence of many local and international technology companies. We are grateful to two local universities for their offer to host us, and we thank them for the hospitality that we are experiencing. It is indeed a rare honor to be present amongst you all today. प्रोफेसर एएम पठान ने खैर मकदमी तकरीर करते हुए कहा कि आप सभी के दरमियान आकर मुखातिब करना मेरे लिए एक एजाज़ है। एसीयू की इस इफ्तिताई नशिस्त में मैं आप सभी का बतौर माविन मेज़बान खैर मकदम करना चाहूँगा। हैदराबाद एक तारीखी शहर है जिसकी 400 साला कदीम तारीख है। तारीखी इमारतों और मोतियों के इस शहर में जहाँ की लजीज ग़िज़ाएँ और तारीखी मुनफरिद कल्चर आपको मुतासिर करेगा, मैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का तारुफ पेश करना चाहूँगा। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो उर्दू में आला तालीम फराहम करने के मकसद से कायम की गई है। एसीयू ने एक नहायत अहम मौजू तरीन मौजू पर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की है। यूनिवर्सिटियां ऐसे समाजी इदारे हैं जिन्हें बहुत जिम्मेदाराना रोल निभाना होगा। By an act of Indian Parliament, as a central university with all India jurisdiction and the mandate to promote and develop Urdu language, a language that has played a significant role in shaping India's and this city's culture and history. It is empowered to offer education through both distance as well as campus mode of education and has managed to reach out to over 150,000 students in this short span of its existence. We have 7 schools, 12 departments, 2 directorates. MANU is a special purpose institution that is trying to link and bridge the seismic shifts that have led to the co-engagement of Urdu speakers
in education. I am happy that ACU has identified an extremely pertinent topics for its scholarly deliberation, and it is proof of the fact that all universities have seriously reflect on their roles as social institutions that need greater and more enduring links with the social milieu. Technology, with its process and application in education, present a sharp challenge to university in this context. The challenge that we are able to perform not as exclusive islands of knowledge and information, but as institutions that strive to bring about and maintain a harmonious and balanced process of change with equity. We are particularly pleased that this conference is being hosted in Hyderabad. सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद एहतशाम हसनैन ने कहा कि हमें बड़ी खुशी हो रही है कि इस कॉन्फ्रेंस का हैदराबाद में इनेकाद अमल में आ रहा है। शहर हैदराबाद आज बिलाशुबा मुल्क का बहुत बड़ा नॉलेज मरकज बन गया है। मुल्क का दूसरा कोई शहर ऐसा नहीं है जहां तारीखी रिवायत के साथ तेज रफ्तार तरक्की की झलक देखने को मिलती है। यहां 14 मरकजी तहकीकाती इदारे, 3 मरकजी जामियात के अलावा कई एक नामवर इदारे काम कर रहे हैं। इस शहर को मुल्क का अद्वियाती दारुल हुकूमत भी कहा जा सकता है। मुल्क की निस्फ से जायद अद्वियात इसी रियासत में तैयार की जाती हैं। शहर को मुल्क का बायोटेक दारुल हुकूमत भी कहा जा सकता है। कई एक बायोटेक सनतें इसी शहर में कायम की गई हैं। इस सारे पस मंजर में ACU की कॉन्फ्रेंस का हैदराबाद में इनेकाद निहायत मौजू है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद 34 बरस कबल मरकजी पार्लियामेंट के कानून के तहत कायम की गई थी। मुल्क में आला तालीमी निज़ाम आज एक दोराहे पर खड़ा है, जहां ज्यादा से ज्यादा तलबा को दाखिले देने की जरूरत है। वहीं मेयार तालीम को बुलंद करने की जरूरत है, और यह खुशी की बात है कि हुकूमत हिंद इस सिमत काम करने में पूरी तरह संजीदा है। The world's second largest production facility for recombinant product is right here in Hyderabad. So much so that Hyderabad is getting to be known as the vaccine capital of the country. The largest producer of recombinant vaccines are here in Hyderabad. Given this background, it was quite logical for me to assume that the ACU would like to have this meeting here in Hyderabad. There is truly a seismic shift, and the impact of science and technology in higher education just cannot be ignored. And I'm particularly pleased to associate the University of Hyderabad with this meeting. And on behalf of the University of Hyderabad, I would like to thank the ACU for asking us to be the co-host for this meeting. The University of Hyderabad was created about 34 years ago by an act of federal legislation. And in the last 34 years, we have really covered a long distance, though we believe we have a much more longer distance to go. There are several USPs or unique selling points about the University of Hyderabad. Perhaps the only university in the country where the teacher-student ratio is just 1:9. For every faculty member, we just have about 9 students. The net result of which is highest degree of competition to get entry into the University of Hyderabad, and huge demand for our alumni, both in India and abroad, many of which are holding important positions in India and abroad. Higher education in India is truly at a crossroad right now. There is a realization that we must increase our gross enrollment ratio, which is abysmally poor today, and that will need heavy investment. Fortunately, the Government of India is already committed to make this heavy investment and has already made ambitious plans to start 30 new federal universities,
plans to start 8 new IITs, new IIMs, 20 new National Institutes of Technology, and of course, at the state level, about 400 new colleges to ensure that every single district in the Union of India gets at least one college. The ACU has two important groups of functions it performs on behalf of its member universities across the Commonwealth. सेक्रेटरी जनरल एसीयू प्रोफेसर जॉन टारंट ने कहा कि एसीयू की दो अहम जिम्मेदारियां हैं। पहली जिम्मेदारी तो उनकी जामियात के दरमियान ताउन व इश्तराक में इजाफा करना और आपस में सेहतमंद मुसाबकत को परवान चढ़ाना। दूसरी जिम्मेदारी अपनी तालीम तजुर्बात का तबादला करना। इस कॉन्फ्रेंस का एक अहम मकसद इस तरह का प्लेटफॉर्म फराहम करना है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि टेक्नोलॉजी की तरक्की ने हमारी जिंदगी के हर शोबे को मुतासर किया है। आला तालीम के मैदान में टेक्नोलॉजी की तरक्की व तब्दीली कैसे काम आ सकती है, इसका जायजा लेना जरूरी है। अगली एसीयू कॉन्फ्रेंस जून 2009 में कुआलालंपुर में मुनक्किद होगी, जिसमें पहली मर्तबा वज़राए तालीम का इजलास होगा। It is sometimes called a disruptive technology because it not only facilitates change, but it forces us to change. It forces us in a particular way in the university sector because our students are coming better informed about the technology than we are, and we have to run to keep up. The second major group of functions for the ACU is advocacy on behalf of the importance of higher education. And that will be the theme of our next annual conference. There is now, fortunately, a very widespread understanding of how higher education is of fundamental importance to all of our societies and to all of our economies. And the upcoming changes in the Indian higher education, which Professor Thorat will talk about in a moment, is one very clear illustration of that recognition. And the importance of higher education must be reflected, as it is being reflected in India, in government policy towards higher education. And next year, for the first time, at the meeting of Commonwealth Ministers of Education, which is being held in Kuala Lumpur in June 2009, for the first time, this ministerial meeting will have a Vice-Chancellor's Forum as a part of its meeting. We will make that forum our annual meeting, and we will use that opportunity to allow our members to interact with ministers of education across the Commonwealth, to interact with them formally and informally, in order to stress and re-stress the importance of our work to the economies and societies of countries throughout the Commonwealth. University Grant Commission is really happy to the association for hosting this conference in India. यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के सदरनशीन प्रोफेसर सुखदेव थोराट ने अपनी तकरीर में कहा कि यूजीसी को एसीयू की इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में हाथ बटाते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है। आला तालीम के हवाले से एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादे का कॉन्फ्रेंस एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म फराहम कर रही है। टेक्नोलॉजी की तरक्की ने आला तालीम के मफहूम को एक नई तशरीह से आशना किया है। टेक्नोलॉजी की तरक्की ने जहां कई एक राहों को हमवार किया है, वहीं कई एक सवालात उठाए हैं। टेक्नोलॉजी की तरक्की ने जहां कई एक राहों को हमवार किया है, वहीं कई एक सवालात उठाए हैं। दौलत मुश्तरका की यूनिवर्सिटियों को दरपेश कई एक चैलेंजेस भी एक जैसे हैं। आला तालीम के मैदान में हमें जिन मसाइल का सामना है, उनमें आला तालीम की रसाई का कम होना, आला तालीम के मैदान में तरबियत याफ्ता अफरादी क़ुव्वत की फराहमी, रियासती व मुल्की सतह पर आला तालीम का मुख्तलिफ मंजरनामा वगैरह। आला तालीम के मेयार को बेहतर बनाने के लिए हमने मुल्क की तमाम जामियात में खुद एहतसाबी का एक मेकानिज़म लाजमी कर दिया है। Commonwealth countries have a common past.
And as a result, the higher education system in this country has also a common past, which has spilled over into present. And there is a huge similarity in our higher education system because of that common past. While we begin with a similarity of situation and experiences, we have gone in a diverse direction. Some are more advanced, some are less advanced, some are struggling with their own situations. And the diversity became more imminent and evident because of our differences in socio-political economic system. So there is a great opportunity for us to learn from each other as to how the others have handled the issues because they had gone ahead, far ahead. Can we learn from them? Can we, if not imitate the things as it is, but can we adjust and apply to our situation, taking into our situation specificities and conditions? I think these two important points are very important. Our common past and our present, which binds it together with the diversified experiences. And I'm quite sure that the developing countries and even India, as I will share with you later, that we are struggling, we are making effort to develop the higher education system, meet the demand of higher education system. Therefore, this mutual experience, in my view, will help all of us to learn from each other and gain from each other. And we have taken one of the most bold steps, that is to set up a quality assessment cell in each of the university so that they assess their performance on an annual basis, and that became a self-assessment mechanism that will be introduced as a part of the 11th plan from this year. But there are a number of other quality related issues. I hope these are the issues which are for the other countries as well. The scarcity of a good faculty, good teacher, regional accessibility, teacher not going to the remote area. These are the issues which are very important, which we have tried to address in the 11th plan. I would not like to share with you, but I believe that these are the issues which are faced by many other countries. एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज़ के हैदराबाद में मुनक़िदा इस इजलास में दुनिया के कई यूनिवर्सिटियों के जिम्मेदारों ने शिरकत की। प्रोफेसर सुगाता मित्रा ने हर एक के लिए टेक्नोलॉजी के मौजू पर अपने तजुर्बात पेश किए। जॉर्जेस मालामोड ने डिजिटल कैंपस ए टूल फॉर नेटवर्किंग कम्युनिटीज़ के मौजू पर इजहार ख्याल किया। सेशन में माइक्रोसॉफ्ट के मार्क ईस्ट और ब्रैडले ट्रिप ने ई कैंपस नई नस्ल को बाइख्तियार बनाने की कोशिश के मौजू पर इजहार ख्याल किया। वाइस चांसलर लिंकन यूनिवर्सिटी न्यूजीलैंड प्रोफेसर रॉजर फील्ड की सदारत में मुनक़िदा एक सेशन में जैन जैनिटीज़ ने फासलाती तालीम आने वाले कल के कायदीन के लिए के मौजू पर इजहार ख्याल किया। शशि पार्था सारथी ने अमेरिका के कामयाब तालीमी तजुर्बात पर अपना नुक्ता नज़र पेश किया। इनके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, बरतानिया के सर मोयर रसल और गॉर्डन फ्रीडमैन ने भी इजहार ख्याल किया। एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज़ इजलास के आखिरी दिन 30 नवंबर को मुनक़िदा एक सेशन में तकनीकी और टेक्नोलॉजिकल पेशरफ्त का मुफस्सल जायज़ा लिया गया, जो कि कल तक नाकाबिल क़यास था, लेकिन आज एक हकीकत है। हांगकांग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुई लैपची की सदारत में मुनक़िदा इस सेशन में AITI एक्रा के डोरोथी के गॉर्डन और यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग बरतानिया के डॉक्टर लेन शाफ्रे ने अपने मकाले पेश किए। इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले मुख्तलिफ मंदूबीन ने कॉन्फ्रेंस के अगराज व मकासद और मेज़बानी के बारे में इजहार ख्याल किया। टेक्नोलॉजी किस तरह से तालीम के शोबे में लाई जा सकती है और उसका क्या असर होगा, क्योंकि इस वक्त जो अहम मसला है वो ये है कि किस तरह से हम तालीम को कोने कोने में ले जाएं, लोगों तक ले जाएं। ख़ास तौर से हमारे जैसे मुल्कों में तो बहुत ज़्यादा है कि तालीम किस तरह से कम कीमत पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। It is really a good opportunity to share the experiences and practices of universities in Commonwealth countries. It is an opportunity to validate our own experience also. I am very happy to know many practices for maintenance of quality in these universities. So as a person who is associated with quality assurance activities, it is very important
to share these experiences with other countries. But more challenging task is how do we contextualize this experience to the different universities' context. I think this is the challenge. From these 3 days, when the Vice Chancellors go back, I hope they will try to contextualize this experience and learn from the best practices followed in the many universities in Commonwealth countries. जो मसाइल अभी हमारे टीचिंग के, लर्निंग के, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के नए मसाइल हैं, उससे हम किस तरह टेक्नोलॉजी की मदद के साथ टैकल कर सकते हैं। एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से हमने सीखा। एडमिशन प्रोसेस पर एक बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन थी डॉक्टर महेश्वरी की। उससे तमाम लोग हम सीख सकते हैं कि एडमिशन प्रोसेस को हम और ज़्यादा बेहतर किस तरह करें। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के मुख्तलिफ पहलुओं पर यहाँ बात हुई है, लर्निंग पे बात हुई है, टीचिंग पे बात हुई है, और यूनिवर्सिटी को हम किस तरह ज़्यादा बेहतर चला सकते हैं। ये हायर एजुकेशन जो है ये एक ग्लोबल इशू है। अब एक दूसरे से शेयर करने का वक्त है। हम एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर सकते हैं। मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में मुख्तलिफ जगह पर हायर एजुकेशन दी जा रही है। कुछ लोकल उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो हम एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। हमारे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, कॉमन गोल है, और ये हायर एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए ये कॉन्फ्रेंस बहुत मददगार साबित होगी। Well, actually it's been surprisingly positive, because a lot of these conferences you come to them and there's very general talk and not specifics. But in this particular conference, I think that the original theme of focusing on technology and its implications for higher education has allowed us to really discuss some very difficult issues. One of the key issues, and I think that as you are from the university, you'll appreciate it as well, one of the key issues has been the gap between those who are in charge of education, whether they're administrators or faculty, and then students and knowledge of technology. That students seem to be far more technologically savvy, and there is not enough incorporation of those technologies into the learning environment. And what can we do to improve that? Whether it be retraining of faculty, whether it is a fresh look on how we learn. And one of the very important lessons that's come out is the importance of peer learning and collaboration, and how much can be learned through computer-mediated learning, whether it is coming through a computer or on a mobile phone. So it's been quite fascinating. जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है, जिस प्रकार से जिसमें अभी भी विकास की गुंजाइश ज़्यादा बढ़ रही है, इस प्रकार के देशों के लिए किस प्रकार के तत्वावधान में कैसे आगे बढ़ा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किस प्रकार से सम्मिलित किया जाए, शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए उपलब्ध बनाई जाए। भारतवर्ष की बात कहें तो हमारे क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र का एक बहुत बड़ा प्रभाव है। इस प्रभाव को देखते हुए जो लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जो इस प्रकार से शहरी स्लम्स में रहते हैं, उनके लिए भी शिक्षा उपलब्ध बने, ये हमारी संकल्पना होनी चाहिए। इसी दृष्टि से हैदराबाद की जो ये कॉन्फ्रेंस है, ये एक अहम भूमिका रखती है। We get to know each other. Within the Commonwealth countries, we get to know each other as executive heads of our institutions. And this issue of networking is a very crucial part of forging collaborations, and even knowing who could be able to provide you some information on how you could do certain things better than otherwise. But also from time to time, when you are involved in global activities, you get to know each other. It becomes much easier to drop an email to a colleague who could be in Asia, who could be in Canada or in Europe without any problems. And it also gives us the opportunity to visit several universities. Whenever we have these meetings like we did in Australia last time, and here in Hyderabad, where we get a chance of visiting at least 2 of the host universities, where you get an impression how the university is and roughly what it's doing, as a way of assisting us to think more globally. And I think at times you may find that one university has an extra strength in an area. Then this is an opportunity for me to share information with a colleague, to ask some of my assistants to come to India or to indeed any other host country
to actually be able to learn a few lessons out of the visit. इसमें कोई शक नहीं है कि वर्चुअल लर्निंग से स्टूडेंट को बहुत फ़ायदा होगा, पर ये नहीं कहा जा सकता कि जो टीचर उन्हें समझाते हैं वो घर फिर ऐसा हो जाएगा कि घर में बैठकर अपन वर्चुअल का करते रहेंगे, पर उनके पास उतना पैसा नहीं है घर में कि वो उस टेक्नोलॉजी के हाईएस्ट क्वालिटी को वो घर में ले जा सकें। वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट घर में क्रिएट नहीं करा जा सकता क्योंकि वो पर्सनल कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और उसमें स्टैंडर्डाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक उसका वसी मकसद का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ इस कॉन्फ्रेंस ने बिल्कुल अचीव कर लिया। और एक सवाल तो उसने छोड़ा जो यानी कि सवाल ज़रूर इम्पैक्ट करेगा इस मकसद को। अब हमें सोचना चाहिए कि किस तरीके से जो गरीब लोग हैं, बेपहुँच लोग हैं, उस पे इतने नज़दीक हो के भी वो अगर उसके थ्रेशोल्ड पे आ जाती है मगर वो हासिल नहीं कर सकता है, तो उसको किस तरीके से एक एफिशिएंट तरीके से उस तरफ पहुंचाया जाए, उसके लिए सोच हो रही है। और मैं समझता हूँ कि जल्दी हो जाएगा। तो मेरे नुक्ते नज़र से ये कॉन्फ्रेंस कामयाब रही। This is a conference which is going to present many beautiful ideas and technologies in the areas of university education. But my feeling is that we are in the Commonwealth, but the country belonging to this or university belonging to this association are very much heterogeneous with respect to their manpower and resources. So the technology is very high, very big technology which are being talked, to my opinion, will not be applicable as such in all the universities throughout the Commonwealth universities. इस कॉन्फ्रेंस का सबसे अहम पहलू ये है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो इस ज़माने की टेक्नोलॉजी है, ख़ास तौर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें इंटरनेट, जिसमें कंप्यूटर, जिसमें लैपटॉप का इस्तेमाल आला तालीम के सिलसिले में हो रहा है, उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं का जायज़ा लिया गया और जो मौजूदा ज़माने के जो तकाज़े हैं, जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से पैदा हुए हैं, उनका मुकाबला, उस चैलेंज का मुकाबला आला तालीम किस तरह से करेगी, उस पर गौर खोज हो गया। कॉन्फ्रेंस जो ACU के तत्वावधान में हुई है, उससे एक तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के जो भी मेहमान लोग हैं, वाइस चांसलर, अन्य लोग हैं, वो सब एक साथ मिले यहाँ पर और विभिन्न विषयों पर बातचीत हुई। शिक्षा का भविष्य क्या है, इसके बारे में मुख्य रूप से विचार विमर्श हुआ और ये काफ़ी लाभदायक है क्योंकि आगे आने वाले समय में टेक्नोलॉजी शिक्षा में काफ़ी प्रवेश करेगी और टेक्नोलॉजी का इनपुट जो रहेगा शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बजाय टीचर सेंट्रिक होने के स्टूडेंट सेंट्रिक शिक्षा होगी, ऐसा इस कॉन्फ्रेंस से आभास हुआ कि हम जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसको फ़राहम करना कॉस्ट वाइज कितना इफ़ेक्टिव है कि नहीं। तो ये यूनिवर्सिटीज़ के लिए और जो वाइस चांसलर्स हैं उनके लिए एक सॉर्ट ऑफ चैलेंज है कि इसको किस तरीके से ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए हम फराहम कर सकें और डिस्टेंस लर्निंग और ओपन यूनिवर्सिटीज़ का जो ओपन इंफॉर्मेशन सोर्स फोरम जो है उसको किस तरीके से तालीम के मैदान में हम उससे जो हम फ़ायदे हासिल करना चाहते हैं एज अ डेवलपिंग कंट्री उसको कर सकें। तो मैं समझती हूँ कि कॉन्फ्रेंस जो है वो बहुत इसमें कामयाब रही है। हायर एजुकेशन जो जैसे कि इस समय हिंदुस्तान में है या बाकी कंट्रीज़ में है कॉमनवेल्थ के, वो एक क्लासरूम टीचिंग जिसे कहा जाता है, वो टॉक एंड चॉक मेथड की टीचर क्लास में गया और क्लास में पढ़ाया। उसके अलावा ओपन और डिस्टेंस लर्निंग भी है, लेकिन जो टॉक एंड चॉक मेथड है ट्रेडिशनल मेथड पढ़ाने का, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। एक तो ये होता है कि आपके पास टाइम की कमी होती है, आपने कोर्स ख़त्म करना है, सब कुछ ख़त्म करना है, और उसके अलावा आप कई बार कई चीज़ें ऐसी एक्सप्लेन करना चाहते हैं जो कि आप ब्लैक बोर्ड पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए टेक्नोलॉजी की मदद हो, वीडियो लेक्चर्स हों, वीडियो स्निपेट्स हों, एनिमेशंस हों, सिमुलेशंस हों, इन सब चीज़ों से आप कई कॉन्सेप्ट्स को बड़ा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि टेक्नोलॉजी की मदद से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को काफ़ी इम्प्रूव किया जा सकता है और यही इसका मेन मकसद है इस कॉन्फ्रेंस का। मुझे यहाँ हैदराबाद में आकर बड़ी खुशी हो रही है, इसलिए कि यहाँ की 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़
مولانا آزاد اردو یونیورسٹی اور حیدرآباد یونیورسٹی نے مل کے نہایت عمدہ انتظام کیا ہے اور یہاں 37 کنٹریز کے ڈیلیگیٹس آئے ہوئے ہیں، تقریباً 200 سے زیادہ ڈیلیگیٹس ہیں، اور یہ کانفرنس بہت بہترین طریقے سے آرگنائز کی گئی ہے یہاں پہ کنونشن سینٹر میں. اور یہاں پہ جو ٹاپکس کا ڈسکشن ہے وہ مین فوکس جو ہے وہ ایجوکیشنل ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل ڈیوائڈ اینڈ اپلیکیشنز آف انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز فار سپورٹنگ ٹیچنگ اینڈ لرننگ پروسیسز کا جو ہے وہ ایکچولی مین فوکس یہی ہے.